आज जानते हैं देश के 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स के बारे में। नंबर 5, चेन्नई एयरपोर्ट तमिलनाडु का लार्जेस्ट और देश का 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है पैसेंजर्स के बेसिस पर। साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जाने के लिए। बल्कि इंटरनेशनल ट्रैफिक में तो ये तीसरे नंबर पर आता है देश में, दिल्ली और मुंबई के बाद। ये एक मेजर इंटरनेशनल हब है साउथ इंडिया का, जहाँ से लोग आसपास की स्टेट से आते हैं फॉरेन ट्रैवल करने के लिए और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी है इधर। 1301 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल्स हैं 2 रनवेज के साथ, जो दुनिया भर की लगभग 80 डेस्टिनेशंस को सर्व करते हैं, 30 डोमेस्टिक और 50 इंटरनेशनल। देश का चौथा बिगेस्ट कार्गो एयरपोर्ट भी है ये, 3,40,000 टन कार्गो मूवमेंट के साथ। लेकिन ये एयरपोर्ट जल्द ही अपनी कैपेसिटी रीच कर जाएगा 2023 तक, जिसके बाद इसको और एक्सपैंड करने की जगह नहीं बचेगी। इसीलिए एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रपोजल रखा गया है परंडूर में, जो कि साउथ इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा 4 रनवेज के साथ। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम और डिटेल में। प्रेजेंट चेन्नई एयरपोर्ट में जो 4 टर्मिनल्स हैं, उनमें से 2 डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रैफिक और एक कार्गो के लिए। टर्मिनल्स 1 और 4 हैं डोमेस्टिक वाले 3 लेवल्स के साथ। टर्मिनल 1 का एरिया है 67,700 स्क्वायर मीटर्स का, जिसमें 7 गेट्स, 52 चेक इन काउंटर्स और 8 ई टिकटिंग काउंटर्स भी लगाए गए हैं। ये अकेले ही 1.6 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है साल में। टर्मिनल 4 की बात करें तो उसे ओरिजिनली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बनाया गया था और बाद में डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर दिया गया। 59,300 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये सालाना लगभग 70 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। दोनों में वर्ल्ड क्लास बैगेज हैंडलिंग सिस्टम भी मौजूद हैं, जो हर घंटे 1200 बैगेजेस को हैंडल कर सकते हैं। टर्मिनल 2 लेटेस्ट बिल्डिंग है इस एयरपोर्ट की, जो पिछले साल ही खुली है। 3,800 करोड़ रुपए में इसे बनाया गया, जिसमें इसने पहले बने टर्मिनल 2 और 3 को रिप्लेस कर दिया पूरी तरह। इसी जगह वो पुराने टर्मिनल्स मौजूद थे, जिन्हें तोड़कर एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2 बनाने का डिसाइड हुआ। 2 फेजेस में इसकी कंस्ट्रक्शन चली और जुलाई 2023 में ये बनकर तैयार था। 1,90,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस टर्मिनल से सालाना 2.5 से 3 करोड़ पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट ट्रैफिक से डबल से भी ज्यादा। 100 चेक इन काउंटर्स, 6 बैग ड्रॉप ऑफ्स और 6 बैगेज रिक्लेम बेल्ट्स लगाई गई हैं इधर। गेट्स पर 8 एरो ब्रिजेस भी लगाए गए हैं फास्टर लोडिंग अनलोडिंग के लिए। एरो ब्रिजेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। एयरपोर्ट की कार्गो हैंडलिंग की बात करें तो लगभग 79,000 स्क्वायर मीटर में फैला इसका कार्गो टर्मिनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी ऑपरेट करती है। इसे सबसे पुराने बने पैसेंजर टर्मिनल को कन्वर्ट करके कार्गो टर्मिनल में बना दिया गया मीनमबक्कम में। जब नए टर्मिनल्स को तिरुसलम में शिफ्ट किया गया तब यह खुला। 1978 में बना था ये, जो कि दूसरा सबसे पुराना एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना देश में कोलकाता एयरपोर्ट के बाद। यानी शुरुआत से ही इधर कार्गो मूवमेंट की डिमांड रही है। इसे 2 डिवीजन में बांटा गया है, पहला इंपोर्ट डिवीजन और दूसरा एक्सपोर्ट। दोनों को 20,000 स्क्वायर मीटर का एरिया मिला। कार्गो के बेहतर स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम ASRS को सेटअप किया गया है इधर। इसमें कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स खुद ही आइटम्स को एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर रखाती हैं और चाहिए हो तो खुद ही ले भी आती हैं, यानी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। चेन्नई एयरपोर्ट में 2 रनवेज हैं क्रॉस शेप में, एक 3.6 किलोमीटर लंबा प्राइमरी रनवे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओरिएंटेशन में और दूसरा 2.9 किलोमीटर लंबा सेकेंडरी रनवे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन में। दोनों में कैटेगरी 1 ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके प्रिसिशन अप्रोच पाथ को फॉलो करके प्लेन्स लैंड कर सकते हैं कम विजिबिलिटी में भी, जो डिलेज और एक्सीडेंट्स को कम करने में काफी मदद करता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी होनी चाहिए। पूरी फॉगी कंडीशन जिसमें 30 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो, वहां लैंड नहीं किया जा सकता प्लेन को। अद्यार रिवर के ऊपर बने ब्रिज के जरिए दूसरे रनवे को थोड़ा एक्सटेंड किया गया 2011 में 430 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर। अद्यार पर बना ब्रिज ये काफी चौड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी है, जो रनवे और टैक्सी वो दोनों को हैंडल कर सकता है। इससे ये एयरपोर्ट देश का एकमात्र एयरपोर्ट बन जाता है जिसका रनवे एक रिवर के ऊपर बनाया गया हो। पहले तो सिर्फ एक ही रनवे यूज होता था एक टाइम पे, मेन प्राइमरी रनवे, और सेकेंडरी वाला तब होता था जब प्राइमरी बंद हो किसी कारण। लेकिन सालाना 10% से भी तेज से ट्रैफिक बढ़ रहा था, जिसको हैंडल करने के लिए दूसरा रनवे इस्तेमाल करना शुरू किया 2018 से, यानी दोनों साथ में अब ऑपरेट किए जाते हैं। बस उसको ऐसे यूज करते हैं कि दूसरे रनवे पर कोई टेक ऑफ या लैंडिंग ना हो रही हो जब पहले पर एयरक्राफ्ट मूवमेंट चल रही है। इससे फ्लाइट हैंडलिंग कैपेसिटी 36 फ्लाइट पर आवर से 42 पर आवर तक पहुंच गई। ऑपरेशंस को और तेज करने के लिए एक रैपिड एग्जिट टैक्सीवे भी बनाया गया 2023 में, जिससे फ्लाइट हैंडलिंग कैपेसिटी और बढ़ गई 45 फ्लाइट्स पर आवर तक। प्लेन्स को पार्क करने के लिए 90 पार्किंग बेज हैं एयरपोर्ट में, जिनमें से 18 इन कॉन्टैक्ट बेज हैं जो टर्मिनल से कनेक्टेड रहते हैं एरो ब्रिजेस से। इनमें हर टाइप्स के एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। चेन्नई में एविएशन की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी। 1910 में
जब ये भारत के सबसे पुराने एरोड्रोम्स में से एक बना। शहर के एक एविएशन पायनियर जैकोमो डिएंजेलिस ने एक विमान बनाया था और आइलैंड ग्राउंड में इसका परीक्षण भी किया। ये एशिया की पहली पावर्ड एयर फ्लाइट बनी। फिर 1929 में मैड्रास फ्लाइंग क्लब की शुरुआत हुई पायलट जी व्लास्टो के द्वारा, और जल्द ही कई इन्फ्लुएंशियल और रिच लोगों ने अपनी जॉय राइड्स के लिए इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें फ्लाइंग लेसन्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस देखे जाते थे। फिर एरोड्रोम को जल्द ही एयरपोर्ट में बदला गया कमर्शियल और सिविल एविएशन को और डेवलप करने के लिए। इसका निर्माण मैड्रास प्रेसिडेंसी के फॉर्मर गवर्नर के श्रीरामुलु नायडू द्वारा डोनेट किए गए लैंड पर किया गया। टाटा एयरलाइंस ने देश की पहली कार्गो फ्लाइट स्टार्ट की 1930 में, जब उसके फाउंडर JRD टाटा ने खुद अपने डी हैविलैंड पुसमौथ एयरप्लेन में कराची और अहमदाबाद से होते हुए बॉम्बे तक मेल ट्रांसपोर्ट की। इस प्लेन को फिर आगे मैड्रास तक लाए साउथ अफ्रीकन एविएटर नेविल विंसेंट। इससे कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे और मैड्रास में पहली शेड्यूल्ड फ्लाइट्स की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर II के दौरान चेन्नई एयरपोर्ट को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री एयर बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1952 में इसे सिविल एविएशन के लिए ज्यादा यूज किया जाने लगा। जल्द ही डोमेस्टिक फ्लाइट भी शुरू हुई इधर। 2 साल बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हुई एयर इंडिया की लंदन से। तब इसे ऑफिशियली मीनमबक्कम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, अपने नेबरहुड के नाम पर। एक छोटी सी टर्मिनल बिल्डिंग थी जो लिमिटेड डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल कर पाती थी, और फैसिलिटीज भी काफी बेसिक सी थी। जब फ्लाइट्स बढ़ने लगी तब एक नया टर्मिनल बनाया 1988 में तिरुसलम सबर्ब के पास अन्ना टर्मिनल नाम से, और पैसेंजर ऑपरेशंस को उधर शिफ्ट कर दिया गया। ये उस वक्त के हिसाब से काफी मॉडर्न और स्पेशियस टर्मिनल बना था, मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एक कमराज टर्मिनल अलग से ऑपरेट कर रहा था। तब से एयरपोर्ट को रेगुलरली एक्सपैंड और मॉडर्नाइज किया गया है, जिसमें टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और रनवे इंप्रूवमेंट का काम भी शामिल है। पैसेंजर ट्रैफिक में भी लगातार बढ़ोतरी हुई, जिससे आज ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा और भारत का एक मेजर एविएशन हब बन चुका है। 2008 में रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत टर्मिनल्स एक्सपैंड और रनवे एक्सटेंड हुए 2350 करोड़ रुपए में। जो लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स हैं वो 2023 में ही देखी गई, जब एग्जिस्टिंग टर्मिनल 2 और 3 की जगह बनाया गया नया T2 खुला। तो ऐसे ही ये एयरपोर्ट 5th लार्जेस्ट बन पाया है 2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ। लेकिन ये भी जल्द ही अपनी कैपेसिटी रीच कर जाएगा, जिसके लिए और एक्सपेंशन देखने पड़ेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का सोचा है, जैसे दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स हो चुके हैं, और टेंडर्स भी निकाले हैं हाल ही में, जिसमें टाटा, फ्रेपोर्ट, GMR, GVK वगैरह ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। इसके अलावा कार्गो टर्मिनल में भी कैपेसिटी रीच हो चुकी है, क्योंकि तमिलनाडु देश के लगभग 28% एयर कार्गो को हैंडल करता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा इधर चेन्नई एयरपोर्ट से ही हैंडल किया जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट का प्लान है कि एक नया कार्गो टर्मिनल बनाया जाए जो साल में 3 लाख टन कार्गो को हैंडल कर पाए, जिससे इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी 7 लाख टन से भी ऊपर पहुंच जाएगी। नए कार्गो टर्मिनल्स एक्सपेंशन का प्लान तमिलनाडु ने बाकी एयरपोर्ट्स के लिए भी किया है, जैसे टूटिकोरिन में 50,000 टन, मदुरई में 20,000 टन, सेलम और टाइडल पार्क में नया टर्मिनल। पैसेंजर एयरपोर्ट की बात करें तो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये 2035 में सैचुरेट हो जाएगा 4 करोड़ पैसेंजर्स की पीक कैपेसिटी के साथ, और ये नंबर फ्यूचर एक्सपेंशंस को मिलाकर है। इससे भी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया जा सकता इस एयरपोर्ट को, जगह की कमी के कारण। ऐसे में एक नए एयरपोर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी चेन्नई को। गवर्नमेंट ने कुछ रीजन्स को शॉर्टलिस्ट किया था इस नए एयरपोर्ट को बनाने के लिए, और पेरंडूर को फाइनलाइज किया गया, लेकिन ऑफिशियल अप्रूवल मिलना भी बाकी है। जब ये होगा तभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगी। पेरंडूर चेन्नई से ऑलमोस्ट 57 किलोमीटर दूर कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसके पास से ही अंडर कंस्ट्रक्शन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे भी गुजरेगा, जो इससे कनेक्ट करेगा। श्रीपेरुम्बदूर, जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, उसके पास होने से एक स्ट्रेटेजिकली पोजीशन भी है ये, ना सिर्फ चेन्नई बल्कि आसपास के रीजन को भी सर्व करने के लिए। एयरपोर्ट को 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा, और फेज 1 में 2 रनवेज बनेंगे 2 टर्मिनल्स के साथ, जो 4 करोड़ पैसेंजर्स को भी हैंडल कर सकेंगे। फेज 1 की सफलता के बाद इसे फ्यूचर में और एक्सपैंड भी किया जा सकता है, जिसमें टोटल 4 रनवेज और नई टर्मिनल बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी, जो 10 करोड़ पैसेंजर्स तक को हैंडल कर सकेंगी एक साल में। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एरिया के हिसाब से, जो 5,500 एकड़ में फैला है। ये देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है, सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ। बनाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए लगे, और अब ये देश में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एयरपोर्ट्स में से एक बन चुका है। फिर भी ये पंक्चुअलिटी में सबसे ऊपर आता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ये दुनिया का दूसरा बेस्ट एयरपोर्ट भी माना गया है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा। बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक नया टर्मिनल और रनवे भी बनाने के प्रपोजल्स रखे गए हैं, जहाँ तक पहुँचने में सालों
सालों लगे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 1930s में जब हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट बना, बेगमपेट एयर स्ट्रिप। इसे हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था हैदराबाद के आउटस्कर्ट बेगमपेट में। इधर से निजाम गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज ऑपरेट की जाती थी, जिसमें मिलिट्री और वीआईपी एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। इसी समय हकीमपेट में भी एक एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, जहां पर रॉयल एयरफोर्स अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करने लगा। इसके अलावा हब्सीगुड़ा में एक हैदराबाद स्टेट एरो क्लब भी बनाया था निजाम के पर्सनल एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन बहुत छोटे एरिया में होने की वजह से निजाम ने अपना क्लब बेगमपेट में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद बेगमपेट कुछ साल सिर्फ वीआईपीज और मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल करता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही रॉयल एयरफोर्स ने एरो क्लब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे फ्लाइंग स्कूल बना दिया। वॉर के लिए एयरफोर्स को और ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ी, जिनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेस चाहिए थी, तो बेगमपेट यहाँ काफी काम आया। फाइटर जेट्स भी इधर से ऑपरेट करते थे, स्पेशली वॉर के एशिया पैसिफिक थिएटर में वेपन्स ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट की मरम्मत करने के लिए भी इस एयरपोर्ट का योगदान रहा। वॉर में एलाइज की विक्ट्री के बाद एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस कम कर दिए और बेगमपेट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया। 1946 में डेक्कन एयरवेज ने हैदराबाद से अपनी पहली सर्विस स्टार्ट की बैंगलोर तक। डेक्कन एयरवेज एक जॉइंट वेंचर होता था तब हैदराबाद की निजाम गवर्नमेंट और टाटा एयरलाइंस के बीच। अगले कुछ सालों में कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक भी सर्विसेज शुरू की। इंडिपेंडेंस और हैदराबाद की लिबरेशन के बाद डेक्कन एयरवेज इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और उसे नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। इसको एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया और इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। पहले बेगमपेट एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज हैंडल करता, लेकिन 1946 में यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई सऊदी अरेबिया तक। 1950 से जो हकीमपेट एरोड्रोम था पास में, उधर से सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बेगमपेट में शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल था और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में आसानी होती थी। हकीमपेट एरोड्रोम को सिर्फ मिलिट्री और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे बेगमपेट एयरपोर्ट में हलचल बढ़ने लगी, रनवे और टर्मिनल को एक्सपैंड कर दिया गया। 1960s में नए रूट्स ऐड किए गए, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कोचिन तक फोकर F-27 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल होता था, जो लगभग 32 पैसेंजर्स को कैरी करता था। बढ़ते पैसेंजर्स को देखते हुए 1972 में एक और टर्मिनल बना दिया गया। पुराने टर्मिनल को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और नए टर्मिनल को इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। नए इंटरनेशनल पैसेंजर्स की वजह से एयरपोर्ट में स्पेस की शॉर्टेज फिर से होने लगी। एप्रन पर पार्क करने की जगह भी कम पड़ने लगी जब एयरक्राफ्ट के साइज बढ़ने लगे। 1980s में बेगमपेट ने 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया और तकरीबन 10 सिटीज तक फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी रेगुलरली। 1990s में एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की जगह नहीं बची, इसलिए एक नए और बड़े एयरपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी हैदराबाद को। एयरपोर्ट के आसपास सिटी स्प्रेड आउट हो गई थी, जो कि पहले एक सबर्ब था। हजारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता एक्सपेंशन के लिए। साथ ही जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी सिटी में, एयरपोर्ट काफी कंजस्टेड होने लगा। इसलिए तब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए मांगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए खोल दिया जाता तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन जाता। साथ ही अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने में और ट्रेनिंग में एयरफोर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। तो बेगमपेट एयरपोर्ट ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा था, सिर्फ एक रनवे के साथ 0927 जो 3230 मीटर लंबा था। 2008 तक यहाँ से 10 डोमेस्टिक और 13 इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। 60 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल हर साल करते थे, जिससे ये देश का 6th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका था। इसी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए नए एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। दरअसल इसकी प्लानिंग तो 1990s में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लेट 1990s तक आते आते उसकी स्पीड काफी बढ़ गई। 1998 तक स्टेट ने 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया एयरपोर्ट बनाने के लिए, बेंगलुरु, नादरगुल और शमशाबाद। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली शमशाबाद को चुना गया, क्योंकि ये लोकेशन ज्यादा इजीली एक्सेसिबल था लोगों के लिए। 2 नेशनल हाईवेज NH-44 और NH-765 पास से गुजरते हैं और एक रेलवे स्टेशन सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। नवंबर 2000 में स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया, जिसमें स्टेट और AAI का शेयर 26% होगा और 74% शेयर प्राइवेट कंपनीज का। फिर बिडिंग के थ्रू एक कंसोर्शियम बना गांधी मल्लिकार्जुन राव ग्रुप, GMR ग्रुप और मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग बहराट का, और उन्हें इस एयरपोर्ट का 74% स्टेक मिला, जिसमें से 63% GMR ग्रुप का था और 11% मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग का। इन सबको मिला के एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड HIAL, इसको मैनेज करने के लिए। और 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, GHIAL। एयरपोर्ट अच्छे से चल सके और प्रॉफिटेबल भी रहे, तो इसके लिए 2004 में GHIAL ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एयरपोर्ट को मैनेज और ऑपरेट करने का राइट 30 साल के लिए कंसोर्शियम के पास रहेगा, जिसे 30 साल से और एक्सटेंड कर दिया गया अब 22 मार्च 2068 तक। एग्रीमेंट में एक और पॉइंट ये था कि हैदराबाद एयरपोर्ट के 150
किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इससे बेगम एयरपोर्ट जो हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट था उसे बंद करना पड़ा। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ मिलिट्री, गवर्नमेंट और जनरल एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली हैदराबाद के नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन मार्च 2005 में शुरू हुआ, जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। 3 साल बाद 14 मार्च 2008 को इसे बनाकर इनॉग्रेट किया ही जाने लगा था कि इसी बीच कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गई। एआई के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नए एयरपोर्ट के ऑपरेशन से पुराना बेगमपेट एयरपोर्ट बंद किया जा रहा था, तो उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट की चिंता थी और साथ में हाई ग्राउंड हैंडलिंग रेट की वजह से एयरलाइंस भी नए एयरपोर्ट से ऑपरेट करने के लिए मना कर रही थी। इसीलिए इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट प्रोटेस्ट की वजह से स्किप हो गई 1 हफ्ता, जब तक ग्राउंड हैंडलिंग रेट को कम नहीं कर दिया गया। फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से स्पाइसजेट की SG397 लैंड हुई अहमदाबाद से और दूसरी हुई SG393 मुंबई से। इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट लुफ्थांसा की LH753 भी लैंड हुई जो फ्रैंकफर्ट से आ रही थी और इसी से हैदराबाद के नए एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशन के पहले ही घंटे में 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था। इसको बेगमपेट का IATA कोड HYD मिल गया। ये 5500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ 2000 एकड़ पर ही एयरपोर्ट बना है, 1700 एयर साइड और 300 लैंड साइड के लिए। जो बाकी 3500 एकड़ लैंड है उसे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखा गया है, जिसमें 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी इस एयरपोर्ट में 2 एक्टिव रनवेज हैं, एक 0927L 4.2 किलोमीटर लंबा और दूसरा 0927R 3.7 किलोमीटर लंबा। रनवे काफी बड़ा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380 भी यहाँ पर लैंड हो सकता है। पहला रनवे 2008 में खुला और दूसरा 0927R 2012 में। इनॉग्रेशन के समय ये साउथ इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था जहाँ 2 पैरेलल रनवेज थे। दूसरे रनवे को तभी यूज किया जाता है जब एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज्यादा हो या फिर प्राइमरी रनवे पर कोई मेंटेनेंस चल रही हो। 2011 में स्पाइसजेट ने RGI एयरपोर्ट को उसकी कन्वीनियंट लोकेशन की वजह से अपना रीजनल हब बना लिया था और यहाँ से अब अपना नया बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने लगे। 2015 में जब ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ने लगी तो सेकंड फेज का काम भी शुरू कर दिया गया, जहां एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल जो 2008 में खुला था वो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को ही हैंडल कर सकता था। वहीं जब नवंबर 2023 में इस टर्मिनल को एक्सपैंड किया गया तो उसकी पैसेंजर कैपेसिटी बढ़कर हो गई 3.4 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। इसका एरिया भी डबल से ज्यादा बढ़ गया। पहले 1.17 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था ये, अब ये 2.7 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अभी इसका एक ही टर्मिनल एक्टिव है जिसका वेस्टर्न साइड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करता है और ईस्टर्न साइड डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। पैसेंजर टर्मिनल के अलावा 3 पार्किंग एप्रन्स हैं, एक कार्गो टर्मिनल और एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस का एप्रन। आज RGI एयरपोर्ट टोटल 85 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की फ्लाइट ऑपरेट करता है यहाँ से। इसमें दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हैं 164 वीकली फ्लाइट्स के साथ, जो कि यहाँ का 10% ट्रैफिक बनाता है। दुबई और मस्कट टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं और लॉन्गेस्ट फ्लाइट लंदन तक है 10 घंटे 50 मिनट लंबी। 30 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं जिसमें इंडिगो एयरलाइंस लार्जेस्ट है। 2008 में इंडिगो ने पहली बार ऑपरेशन स्टार्ट किए थे हैदराबाद में और आज मंथली 4400 फ्लाइट से ज्यादा ऑपरेट करती है इधर से। एयर इंडिया जो दूसरे नंबर पर आती है सिर्फ 400 फ्लाइट हैंडल करती है महीने में, जो कि 11 टाइम से भी कम है इंडिगो से। बोइंग 777, एयरबस A350 और एयरबस A330 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी रेगुलरली ऑपरेट करते हैं इधर से। साउथ इंडिया के बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल्स में से एक है इधर, 14,300 स्क्वायर मीटर में फैला। साल 2022-23 में 1.4 लाख टन के साथ ये देश का 5th लार्जेस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट बन गया। इसे हैदराबाद मेंजीज एयर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है GHIAL और मेंजीज एविएशन के बीच। एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए 2015 में GHIAL ने 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाया था एयरपोर्ट एरिया में। 45 एकड़ लैंड में फैला हुआ है जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपए लगे बनाने में। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 10 मेगावाट कर चुके हैं, जिससे 10 करोड़ रुपए की बचत होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल से। 3 साल में ये एयरपोर्ट 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट करने लगेगा जब नए पैनल्स ऐड किए जाएंगे, जैसा कि आज का कोचिन एयरपोर्ट होता है। हैदराबाद के पुराने बेगमपेट एयरपोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या थी फॉग। बैड वेदर की वजह से यहाँ कई फ्लाइट्स डिले और कैंसिल होती रहती थी रेगुलरली। उस चीज को फिक्स कर दिया गया है नए एयरपोर्ट में ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके। इससे अब ये रात में, खराब वेदर में और फॉग में फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है आसानी से। RGI एयरपोर्ट आज देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद। 2022-23 में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इससे ट्रैवल किया था, जो कि पिछले साल से 69% ज्यादा था। इसको फ्यूचर के लिए और एक्सपैंड किया जा रहा है GMR ग्रुप द्वारा, जो लगभग 6300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर चुके हैं इस फेज में। अभी तो इसमें सिर्फ 2 एक्टिव रनवेज हैं, लेकिन फ्यूचर में टर्मिनल के नॉर्थ साइड पर भी 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं, जो अभी सिर्फ प्रपोज्ड हैं। अपनी परफॉर्मेंस में भी एयरपोर्ट हमेशा टॉप में रहा है। 84.42% पंक्चुअलिटी के साथ ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बन चुका है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 2023 में इसे एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी कैटेगरी का बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने।
कर्नाटका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देश का थर्ड बिजिएस्ट भी है दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स के बाद। इसका एक नया टर्मिनल T2 खुला है पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए में। पूरा एयरपोर्ट 4,000 एकड़ में फैला हुआ है और 3.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है एक साल में। लेकिन इसकी एक कंप्लेंट आती रहती है कि ये सिटी से 40 किलोमीटर बाहर बना है, जहाँ पहुंचने में लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ऐसा क्यों किया? क्या इसे शहर के अंदर या थोड़ा और पास नहीं बनाया जा सकता था? इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब बेंगलुरु का पहला एयरपोर्ट बना था HAL। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक इंडियन बिजनेसमैन वॉलचंद हीराचंद ने सोचा कि इंडिया में भी प्लेन्स बनाने और रिपेयर करने का काम शुरू होना चाहिए। उस वक्त देश में ऐसी कोई एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी। एक अमेरिकन बिजनेसमैन विलियम पॉली के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश वॉर कैबिनेट से फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी। तब मैसूर के राजा ने भी बेंगलोर में एक एयरफील्ड बनाने के लिए 200 एकड़ की जमीन ऑफर की। मैसूर उस वक्त एक प्रिंसली स्टेट होती थी जो ब्रिटिश राज के अंडर एक ऑटोनोमस एंटिटी की तरह काम करती थी। बेंगलोर तब उन्हीं के अंदर आता था। सरकार के सपोर्ट से 1940 में हीराचंद और उनके कोलीग्स ने एक कंपनी बनाई हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड नाम से। इस कंपनी में 1/3 हिस्सा मैसूर स्टेट ने भी लिया 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, क्योंकि उन्हें ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वेंचर लगा। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने भी इस वेंचर में शामिल होने का निर्णय लिया जब वॉर में एक्स्ट्रा एयरफील्ड्स की जरूरत पड़ने लगी। अलग अलग प्रकार के प्लेन्स जैसे कैटलिनाज और C-47 डकोटास भी इधर मेंटेन किए जाने लगे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 में एलाइज की विक्ट्री के साथ, जिसके बाद HAL को धीरे धीरे कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए भी खोल दिया गया। 1946 में पहली कमर्शियल फ्लाइट चली डेक्कन एयरवेज की बेंगलोर से हैदराबाद के बीच। डेक्कन एयरवेज एक जॉइंट वेंचर होता था तब हैदराबाद की निजाम गवर्नमेंट और टाटा एयरलाइंस के बीच। अगले कुछ सालों में कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक भी फ्लाइट शुरू की। इंडिपेंडेंस और हैदराबाद के लिबरेशन के बाद डेक्कन एयरवेज इंडियन गवर्नमेंट ने ले ली और उसे नेशनलाइज कर दिया 1953 में। इसको एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया और इंडियन एयरलाइंस बना दी गई। इंडियन एयरलाइंस के आने के बाद HAL से फ्लाइट एक्टिविटी काफी बढ़ गई। 1963 तक बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, कोयम्बटूर और कोचीन जैसी सिटीज को भी HAL से कनेक्ट कर दिया गया। वैसे तो ये एयरपोर्ट इंडिपेंडेंस से ही एयरफोर्स के पास रहा है, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट ने कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की परमिशन दी हुई है। कैरावेल जैसे जेट प्लेन्स के आने से 1960s में फ्लाइट्स और पैसेंजर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसकी वजह से एयरपोर्ट में स्पेस की शॉर्टेज हो गई। दूसरा इशू आया एप्रन पर, जब नए एयरक्राफ्ट के साइज इतने बड़े हो गए कि पार्किंग करने की जगह कम पड़ गई। 1981 में HAL ने 5,50,000 से ज्यादा पैसेंजर्स को सर्व किया और 80s के एंड तक आते आते बेंगलोर से तकरीबन 13 सिटीज तक फ्लाइट्स ऑपरेट करने लगी। और एक और नई एयरलाइन वायुदूत भी बनी जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एक जॉइंट वेंचर था, जहां 1991 में एयरपोर्ट रोजाना 1000 पैसेंजर्स हैंडल करता था। वहीं 1997 तक आते आते ये नंबर 6,000 तक पहुंच गया। 1995 में बेंगलोर से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट चली सिंगापुर तक। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक नया इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने का फैसला हुआ, जिसमें डेली वो 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर पाए। इसे 1999 में इनॉग्रेट भी कर दिया गया और इसे खोलते वक्त ही गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया कि बेंगलोर को एक एडिशनल एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिस स्पीड से डिमांड बढ़ रही है। 2001 में पहली इंटरनेशनल एयरलाइन नेपाल रॉयल ने बेंगलोर से काठमांडू का सफर तय किया। जल्द ही लुफ्तांजा, ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस जैसे इंटरनेशनल जायंट्स भी आ गए। 2005 तक HAL एक इंटरनेशनल हब बन चुका था साउथ इंडिया का। इसी बीच उन्होंने एक कंप्लेंट भी दर्ज की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के सामने कि एक्सेस सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन होने की वजह से डिफेंस ऑपरेशंस में बाधा आ रही है। सिंगल रनवे और लिमिटेड एयरक्राफ्ट पार्किंग फैसिलिटीज से एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी से काफी ऊपर ऑपरेट कर रहा था। साल में 80 लाख पैसेंजर्स हैंडल कर रहा था, जबकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 30 लाख की थी। इसलिए बेंगलोर में एक नया ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बनाने का आइडिया पसंद आने लगा सबको। इसलिए नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना ही बेस्ट ऑप्शन बचा बेंगलोर के लिए। इसकी प्लानिंग दरअसल 15 साल पहले 1991 में ही शुरू हो गई थी। नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया नए एयरपोर्ट की लोकेशन ढूंढने के लिए। उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस को देखा बेंगलोर के आसपास, जैसे साउथ वेस्ट में बेदादी के पास, ईस्ट में बैरागुरु के पास, मगर फाइनली एक साइट 30 किलोमीटर नॉर्थ में चूज की गई देवनहल्ली के पास। इसे इसलिए चूज किया गया क्योंकि पैनल को एबंडेंट लैंड विद प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज इधर ही मिला। KIADB ने इसके लिए लैंड एक्विजिशन भी शुरू कर दिया। इन 2 गाँव को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया गया और 9 गाँव के कुछ फील्ड एक्वायर किए गए। स्टेट गवर्नमेंट इसे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाना चाहती थी, जिसे फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दे दी। 1995 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया। टाटा ग्रुप, रेथियन और चांगी एयरपोर्ट के साथ MOU साइन किया गवर्नमेंट ने और एयरपोर्ट डिजाइन करने को कहा। डिलेज और कई डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये डील फाइनली कैंसिल हो गई और कंपनीज ने पुल आउट कर लिया 1998 में। अगले साल 1999 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और KSIIDC ने एक और MOU साइन किया, जिसमें अथॉरिटी और KSIIDC के पास
पास 26% स्टेक होगा एयरपोर्ट पर और 74% प्राइवेट कंपनीज के पास। इस जॉइंट वेंचर को नाम दिया गया बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL। इसी के पास एयरपोर्ट बनाने और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और ये तीसरा प्राइवेटली ओन्ड एयरपोर्ट बन गया इंडिया में, हैदराबाद और कोची के बाद। कंस्ट्रक्शन को 2002 में शुरू होना था, लेकिन प्रोजेक्ट एक बार फिर डिले हो गया जब BIAL ने HAL को सिविलियन ऑपरेशंस बंद करने की कंडीशन रखी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का रूल ये कहता है कि दो एयरपोर्ट्स के बीच एटलीस्ट 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मगर HAL और नए एयरपोर्ट में सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था। BIAL अपना एयर ट्रैफिक शेयर नहीं करना चाहता था उनके साथ। HAL ने इसे एक्सेप्ट कर लिया फाइनली 2005 में, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाई। तब से अब तक सिर्फ प्राइवेट चार्टर फ्लाइट्स और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ही चलते हैं इधर। साल में लगभग 1000 फ्लाइट मूवमेंट्स हो जाती हैं। कुल मिलाकर 3780 एकड़ लैंड एक्वायर किया और बनाने के लिए 1900 करोड़ रुपए लगे। एक 4 किलोमीटर लंबा रनवे और 42 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स वाला एप्रन डिजाइन किया गया। 32 महीनों में कंस्ट्रक्शन पूरी हुई और मई 2008 में इसे फाइनली खोल दिया गया। पहली फ्लाइट मुंबई से आने वाली एयर इंडिया 609 थी, जो बेंगलुरु से होते हुए सिंगापुर जा रही थी। एयरपोर्ट खुल गया और स्पीड से ग्रोथ भी देखने को मिली। लेट 2000s में IT सेक्टर के डेवलप होने से सिटी की पॉपुलेशन बूम कर गई, जिससे एयर ट्रैफिक भी काफी बढ़ा। IT इंडस्ट्री 25 साल से ग्रो हो रही थी पर ईयर, इसलिए BIAL को एक्सपैंड करने का निर्णय लिया गया। एक्सपेंशन के पहले फेज पर काम जून 2011 में शुरू हुआ और दिसंबर 2013 में ये बनकर तैयार था। इसी एयरपोर्ट के कुछ पुराने हिस्सों को डिमोलिश करके नए स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, जिसमें टर्मिनल 1A भी शामिल था। इसी दौरान इसका नाम भी चेंज कर दिया गया बैंगलोर एयरपोर्ट से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस 150 करोड़ के प्रोजेक्ट ने पैसेंजर टर्मिनल का साइज डबल कर दिया 1.5 लाख स्क्वायर मीटर्स तक। इसकी कैपेसिटी बढ़कर हो गई 2.5 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर, जो पहले 1 करोड़ थी। किंगफिशर एयरलाइंस तब देश की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस थी, जिसका हब बैंगलोर एयरपोर्ट था। उसके कोलैप्स के बाद अक्टूबर 2012 में दूसरी एयरलाइंस ने गैप को फिल किया नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करके। इसके अलावा एयर पेगासस और एयर एशिया इंडिया ने भी अपने हब ऑपरेशंस को लॉन्च किया एयरपोर्ट में 2014 से। 2022 में क्वांटस और एमिरेट्स ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किए ऑस्ट्रेलिया और UAE तक। एमिरेट्स अपने एयरबस A380 इस्तेमाल करे थे इसके लिए, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन्स हैं बैंगलोर और दुबई रूट में। एमिरेट्स की वजह से बैंगलोर में भी पहली बार एयरबस A380 आया। एयर इंडिया ने भी 2022 से डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को तक की फ्लाइट स्टार्ट की बोइंग 777 में। लेट 2010s में इसको और एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ी, इसलिए एक नया टर्मिनल बनाना फाइनलाइज किया गया। इस एक्सपेंशन के अंतर्गत नया टर्मिनल T2 को 2 फेजेस में बनाया जा रहा है। एक नया रनवे भी बनाया गया है जो दूसरे वाले के पैरेलल में है और नए एप्रन एरियाज भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अप्रोच रोड को भी थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने के लिए। जब ये एक्सपेंशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टोटल पैसेंजर कैपेसिटी हो जाएगी 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर, दोनों T1 और T2 मिलाकर। इसके फर्स्ट फेज की कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टुब्रो ने की, जिसे नवंबर 2022 में इनॉग्रेट भी कर दिया गया। इसे बनाने में 5000 करोड़ रुपए लगे और 2.5 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है ये टर्मिनल, जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी है 2.5 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। इसमें 95 चेक इन काउंटर्स हैं जेट ब्रिजेस गेट्स के साथ, जो बड़े प्लेन्स जैसे एयरबस A380 और बोइंग 747-8 को अकोमोडेट कर सकते हैं। T2 खुलने के बाद पहली एयरलाइन जिसने यहाँ से ऑपरेट करना शुरू किया वो थी स्टार एयर और पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी साउदिया। इसके अलावा एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो भी इधर से ऑपरेट करती हैं। एक यूनिक अचीवमेंट भी मिली थी T2 को जब यूनेस्को ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक माना। इसके आइकॉनिक गार्डन सिटी डिजाइन की वजह से काफी सुंदर डिजाइन किया गया है इसका। इसे बैंगलोर के आसपास जो छोटी सिटीज से भी पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे होसूर, मैसूर, तुमकुर और वेलोर जैसे। T2 का फेज 2 भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एडिशनल 2 करोड़ पैसेंजर कैपेसिटी होगी। कंटिन्यूअस पॉपुलेशन और IT इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने से ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने BIAL को आगे का मास्टर प्लान रिलीज करने पर मजबूर किया। इसमें आगे एक्सपेंशन की बात की गई है एयरपोर्ट की। इसके अकॉर्डिंग T1 को फिर से रिफर्बिश किया जाएगा, जिससे इसकी कैपेसिटी 2.5 करोड़ से बढ़कर हो जाएगी 3.5 करोड़ पैसेंजर्स। टर्मिनल 1 को पूरी तरह डोमेस्टिक बना दिया जाएगा और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स T2 से उड़ेंगी। अर्ली 2030s में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक नया टर्मिनल T3 भी प्लान होना शुरू हो चुका है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में 2022 से 2023 तक 35% का जंप आया है पैसेंजर ट्रैफिक में। एक्सपर्ट्स की माने तो 2030 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना होगा इधर से, जो यहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी सारे एक्सपेंशन होने के बाद। इसलिए BIAL और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बैंगलोर में सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी विचार शुरू कर दिया है। उन्हें तुमकुरू चित्रदुर्गा के स्ट्रेच में एक पोटेंशियल स्पॉट भी मिला है, मगर अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है इस पर। लेकिन अगर इसे अप्रूवल मिल गया तो बनाने के लिए एक बड़ा चैलेंज आएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल कि नए एयरपोर्ट्स एग्जिस्टिंग वाले से कम 150 किलोमीटर दूर होने चाहिए।
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है 5 करोड़ पैसेंजर्स के साथ। इधर 2 रनवेज और 2 टर्मिनल्स मौजूद हैं। लेकिन ये इतना बड़ा कैसे बन पाया, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अर्ली 1900s में। ये एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक एयरफील्ड के रूप में बना था बॉम्बे के वेस्टर्न सबर्ब में। ना सिर्फ मुंबई का, ये देश का पहला सिविल एविएशन एयरपोर्ट था। स्टार्टिंग में क्योंकि ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट नहीं चलती थी तो इसको बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इस्तेमाल करता था टीचिंग और जॉय राइड्स के लिए। रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल इसका काफी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनकी एक्टिविटीज लिमिटेड थी क्योंकि मानसून के टाइम एयरपोर्ट अनयूजेबल हो जाता था। कई सालों के लिए ये सिटी का प्राइमरी एयरपोर्ट रहा, जिस दौरान इसके लेआउट में काफी अपग्रेड्स भी किए गए। JRD टाटा, जिनको इंडिया का फादर ऑफ सिविल एविएशन भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपनी पहली जर्नी जुहू एयरपोर्ट में पहली बार 15 अक्टूबर 1932 को की, जिसमें उन्होंने इंडिया की पहली शेड्यूल्ड कमर्शियल मेल सर्विस स्टार्ट की कराची और अहमदाबाद से होते हुए। टाटा एयर मेल सर्विस जो इसका नाम था उसको आगे एक्सपैंड किया गया पुणे, बेलरी और मैड्रास तक। यहीं से एयर इंडिया का भी जन्म हुआ। 2 पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, एक पुश मॉथ और एक लेपर्ड मॉथ, जुहू एरोड्रोम के एक हट में बेस थे, एक पायलट और 2 मैकेनिक्स के साथ। 2 बिटुमेन रनवेज, एक ईस्ट वेस्ट और एक नॉर्थ साउथ अलाइंड 1936 में बिछाए गए। तो ये भी मानसून में ऑपरेट नहीं कर सकते थे वाटर लॉगिंग की वजह से, इसलिए कुछ महीनों के लिए ऑपरेशंस को पुनः शिफ्ट कर दिया जाता था। एक तीसरा रनवे भी प्लान किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए 1939 में, मगर वो कभी भी बना नहीं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स यहाँ पर बेस्ड थे। मानसून में वाटर लॉगिंग और प्रॉपर रनवेज की कमी के कारण एयरपोर्ट ऑलमोस्ट अनयूजेबल बन जाता था। तो ये काफी बड़ा ड्रॉबैक था जुहू एरोड्रोम का। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया जब बिटुमेन रनवेज को रिप्लेस किया गया कंक्रीट रनवेज से 1937 में, और नाइट फ्लाइंग फैसिलिटीज और हैंगर्स भी प्रोवाइड करवाए गए अगले साल तक। इस टाइम पे एटलीस्ट 2 एयरलाइंस बेस्ड थी जुहू में, एक एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी टाटा सन्स लिमिटेड। ये एयरपोर्ट सिटी का मेन एयरपोर्ट रहा कई सालों तक, जब तक RAF सेंटा क्रूज नहीं खुल गया 2 किलोमीटर ईस्ट में, जिसको अभी CSMI एयरपोर्ट से जानते हैं। 1948 में सारे कमर्शियल ऑपरेशंस को जुहू से सेंटा क्रूज में शिफ्ट कर दिया गया। ये एयरपोर्ट्स इतनी पास थे कि कई पायलट्स कंफ्यूज हो जाते थे लैंड करते हुए, तो इसीलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया पायलट्स के लिए, ताकि वो सेंटा क्रूज के रनवे 0927 और जुहू के 0826 के बीच में कंफ्यूज ना हो। सेंटा क्रूज खुलने के बाद जुहू एयरपोर्ट सिर्फ VIPs को केटर करने लगा। आज ये मोस्टली जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई के ऑलमोस्ट सारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जुहू से ऑपरेट किए जाते हैं, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मूवमेंट पर डे। क्योंकि ये इतने सालों से छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके रनवे को ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं किया गया। इसलिए जब मुंबई एयरपोर्ट में कंजेशन काफी ज्यादा बढ़ गई तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2010 में जुहू के रनवे को 400 मीटर और एक्सटेंड करने का प्लान रखा, जिसमें उसका मेन रनवे सी तक एक्सटेंड किया जाता। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने उसको डिनाई कर दिया क्योंकि ये जुहू चौपाटी बीच और उसके आसपास के एरिया को काफी हार्म पहुंचाता। क्योंकि जुहू में एक्सपैंड करने की जगह नहीं थी, RAF सेंटा क्रूज को कंस्ट्रक्ट किया गया और उसका नाम उसके नेबरहुड के ऊपर रखा गया। वो एक बिगर एयरफील्ड थी जुहू एरोड्रोम से, और कई रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रंस वर्ल्ड वॉर 2 में उधर से ऑपरेट करते थे। इसमें पहले 3 रनवेज होते थे और 1500 एकड़ का एरिया कवर करता था। इसका जो मेन एप्रन था वो 0927 रनवे के सदर्न साइड पर था। 1946 में जब रॉयल एयरफोर्स ने सेंटा क्रूज को सिविल ऑपरेशंस के लिए हैंड ओवर करना शुरू किया तो 2 अबैंडन एयरक्राफ्ट हैंगर्स RAF के उनको टर्मिनल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, एक डोमेस्टिक टर्मिनल और एक इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए। पहले साल में ये 6 एयरक्राफ्ट पर डे हैंडल करता था। इसके ट्रैफिक में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला इंडिपेंडेंस के बाद, जब कराची पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया। तब कराची एक मेजर इंटरनेशनल हब रहता था एयर ट्रैवल के लिए, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद मुंबई बन गया। 1949 तक हर रोज 40 डोमेस्टिक और फॉरेन सर्विसेज ऑपरेट करने लगी इधर से, जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट को और डेवलप करना शुरू किया। नाइट लैंडिंग सिस्टम जिसमें मॉडर्न लाइटिंग और रेडियो रेंज थी, वो भी उसी साल इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा एक नए टर्मिनल और एप्रन की कंस्ट्रक्शन 1950 में स्टार्ट हुई और 1958 तक वो बनकर तैयार था। अगले कुछ सालों में कैपेसिटी इंक्रीज करने के कई अपग्रेड्स हुए, मगर मेन दिक्कत कैपेसिटी में 1970s में बाहर आई जब जंबो जेट एरा स्टार्ट हुआ। इसको 600 पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो हैंडल कर रहा था 1200, उससे डबल। 1979-80 में 50 लाख पैसेंजर्स ने इसका इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली का पालम एयरपोर्ट 30 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था, जिससे सेंटा क्रूज देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। एयरलाइंस भी अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने में लगी थी, जिसके लिए ज्यादा जगह और टर्मिनल स्पेस चाहिए थी, जिससे एयरपोर्ट और कंजस्टेड होता चला गया। 1967 में टाटा कमेटी को सेटअप किया गया, जिन्होंने
एयरपोर्ट के इश्यूज को स्टडी करके एक नया टर्मिनल बनाना रिकमेंड किया ताकि ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। एक दशक लंबे चले डेलिब्रेशन के बाद एक नए इंटरनेशनल टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन फाइनली 1977 में स्टार्ट हुई, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी तब की 11 करोड़ रुपए, जो कि आज के 300 करोड़ रुपए के बराबर होगा। पहले फेज को बनाने में 3 साल लगे और फाइनली T2A खुला दिसंबर 1980 में। बनने के बाद इसकी कॉस्ट आई थी 18 करोड़ रुपए, यानी 470 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से। ये पहला टर्मिनल था पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहां एरो ब्रिजेस इस्तेमाल किए गए हों और मुंबई की ज्यादातर इंटरनेशनल सर्विसेज को इधर शिफ्ट कर दिया गया। अगले कुछ सालों में जेट इंजन में एडवांसमेंट्स और बड़े एयरक्राफ्ट के आने से सारे रनवेज को मॉडर्नाइज किया गया और एक्सटेंड भी किया गया और टर्मिनल्स में भी अपग्रेड्स देखने को मिले। 1999 में एयरपोर्ट को 17th सेंचुरी मराठा रूलर के ऊपर नाम कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें महाराज बाद में ऐड किया गया। 2003 तक बॉम्बे और दिल्ली एयरपोर्ट्स देश की 38% फ्लाइट मूवमेंट्स को हैंडल कर रहे थे और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोटल रेवेन्यू का 33% इन दोनों से ही आता था। उस टाइम मुंबई एयरपोर्ट 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था, जिसमें से 60% डोमेस्टिक ट्रैवलर्स थे। धीरे धीरे फिर इसने भी कैपेसिटी रीच कर ली और कंजेशन देखने को मिली दोनों में, एयरक्राफ्ट मूवमेंट और पैसेंजर ट्रैफिक में। इसलिए मई 2004 में इसको और मॉडर्नाइज करने के लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 2006 में AAI ने एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया, जिसमें GVK लेड कंसोर्शियम ने एक बिड जीती इसको मैनेज और ऑपरेट करने के लिए। इस कंसोर्शियम में एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट भी शामिल थे। इसको एकम्प्लिश करने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL को फॉर्म किया गया GVK लेड कंसोर्शियम द्वारा, जिसमें उनके पास 74% स्टेक था और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26%। तब से MIAL ने कई इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जैसे डोमेस्टिक टर्मिनल्स 1A और 1B और इंटरनेशनल टर्मिनल्स 2B और 2C को पूरी तरह से रिफर्बिश कर दिया गया है। एक ब्रांड न्यू डोमेस्टिक टर्मिनल 1C बनाया जो 2010 में खुला। T1B को 1C के साथ कनेक्ट किया और 1A को बाद में डिमोलिश कर दिया गया। जनवरी 2017 में 1B और 1C को पूरी तरह रीनेम कर दिया टर्मिनल 1 में, ताकि कंफ्यूजन ना हो पैसेंजर्स को। एक नया ATC टावर भी इनॉग्रेट हुआ 2013 में, 87.5 मीटर लंबा, जो कि इंडिया में सेकंड टॉलेस्ट ATC बन गया है दिल्ली के बाद। और फाइनली एक नया इंटरनेशनल टर्मिनल T2 इनॉग्रेट हुआ फरवरी 2014 में, जिसके बाद टर्मिनल्स 2B और 2C को डिमोलिश कर दिया गया। T2 का टोटल लैंड एरिया है 2,10,000 स्क्वायर मीटर, जिसको बनाने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए लगे। ये टर्मिनल एक X शेप में बनाया गया है, जिसका टोटल फ्लोर एरिया है 4.5 लाख स्क्वायर मीटर, 4 फ्लोर्स में डिवाइडेड। एक नया टैक्सीवे भी बनाया गया और एप्रन एरियाज, नई एयरक्राफ्ट पार्किंग के साथ, और दोनों रनवेज का पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया है, जिससे ये एयरपोर्ट 4 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाए साल में। अभी एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स हैं, T1 और T2। T1 डोमेस्टिक के लिए और T2 दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए। फरवरी 2021 में अडानी एंटरप्राइजेस ने MIAL से दोनों GVK और बिडवेस्ट के स्टेक को खरीद लिया, जिससे अब उनका कंट्रोलिंग स्टेक हो गया है MIAL में 74% का और बाकी 26% AAI के पास है। अभी ये एयरपोर्ट सहार एलिवेटेड रोड के थ्रू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टेड है और फ्यूचर में मल्टीपल मेट्रो लाइंस भी बनाई जा रही हैं, जैसे मुंबई मेट्रो की लाइन 3, T1, T2 और सहार रोड 3 स्टेशन पे एयरपोर्ट को सर्व करेगी, जिससे कोलाबा से एयरपोर्ट का ट्रैवल टाइम कम होकर हो जाएगा 40 मिनट। इन तीनों स्टेशन को बनाने के लिए MIAL ने 777 करोड़ खर्च करने का वादा किया है, जिससे पैसेंजर कन्वीनियंस बढ़ेगा। मगर उन्होंने एक डील किया है MMRDA के साथ, जो मेट्रो लाइन बनवा रही है, कि ये लाइन 24 आवर्स ऑपरेट करेगी दिन में, ताकि लेट नाइट पैसेंजर्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। लाइन 3 के सारे स्टेशंस पर चेक इन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा लाइन 7A जो एक्सटेंशन है रेड लाइन का, उसको भी T2 से कनेक्ट किया जाएगा एक अंडरग्राउंड स्टेशन की मदद से। इसके अलावा MMRDA एक नई लाइन प्लान कर रही है, लाइन 8, जो CSMI स्टेशन से अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी जाएगी। एयरपोर्ट के पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो 2022-23 में CSMI एयरपोर्ट 4.3 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पा रहा था, जो कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो गया IGI के 6.5 करोड़ पैसेंजर्स के बाद। इसके अलावा ये एशिया का 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट और वर्ल्ड का 28th बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार्गो एयरपोर्ट भी है 7.7 लाख टन के साथ। टोटल 2.9 लाख एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स देखने को मिली थी एक साल में, यानी 794 पर डे। 2023-24 में ये एयरपोर्ट ऑलरेडी प्री पेंडेमिक ट्रैफिक लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है और ग्रो कर रहा है 20% से। इधर से टॉप डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई है, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात करें तो दुबई, लंदन और अबू धाबी टॉप पर आते हैं। CSMIA का सबसे बिजी रूट जो है वो है दिल्ली मुंबई रूट, जो कि टोटल ट्रैफिक का 15% कंट्रीब्यूट करता है। करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से इस एयरपोर्ट
एयरपोर्ट को जल्दी से एक्सपैंड करने की जरूरत है क्योंकि ये कैपेसिटी पर रीच करने लगा है। वैसे तो इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज हैं, मगर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक टाइम पे एक ही रनवे यूज किया जा सकता है, जो कि इसे दुनिया के सबसे बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट में से एक बना देता है। कंपैरिजन के लिए दिल्ली में 4 में से 3 रनवे साइमल्टेनियसली यूज किए जा सकते हैं। अगर पूरी इंडिया की एविएशन मार्केट की बात करें तो ये 7% पर ईयर से ग्रो कर रही है, जिसके लिए कई नए एयरपोर्ट्स और टर्मिनल्स की जरूरत पड़ेगी देश भर में। इंडियन एयरलाइंस भी इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रही है। टाटा की एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने 400-500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं बोइंग और एयरबस से, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की है। इनकी डिलीवरीज इसी साल से शुरू हो जाएंगी। तो मुंबई में ना ही जुहू और ना ही CSMI एयरपोर्ट एक्सपैंड किया जा सकता है। अगर हम दूसरी सिटी से कंपेयर करें तो बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद सबके एयरपोर्ट सिटी के आउटसाइड पर हैं, लेकिन मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स सिटी के बीच में पड़ते हैं, जिनके आसपास काफी अर्बन डेवलपमेंट मौजूद है। इसलिए नया एयरपोर्ट बनाना जरूरी साबित हुआ। इस प्रोजेक्ट को पहली बार नवंबर 1997 में कंसीव किया गया था, जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमेटी बिठाई थी नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की साइट को लोकेट करने के लिए। इस कमेटी ने एक नई साइट मांडवा रेवस रीजन में रेकमेंड की थी जून 2000 में। तब जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट था वो सिंगल रनवे का होना था। सितंबर 2001 में सिडको ने इस ओरिजिनल प्रपोज को थोड़ा रिवाइज किया और एक नया एयरपोर्ट प्लान किया 2 पैरेलल रनवेज के साथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को फीजिबल पाया नवी मुंबई के इस उल्वे रीजन में, और ज्यादा दूर भी नहीं है सिटी से मांडवा की तरह। इसके अलावा यहाँ पर रिहेबिलिटेशन भी कम होगा क्योंकि ज्यादा सेटलमेंट्स मौजूद नहीं है, और 50% से ज्यादा लैंड पहले से ही सिडको के पास मौजूद था। कुछ और स्टडीज और टेस्ट के बाद इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिल गया यूनियन कैबिनेट से जुलाई 2007 में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको अप्रूवल दे दिया 2008 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको 2010 में अप्रूव किया, एक एनवायरमेंटल स्टडी रिव्यू करके, जो मैंग्रोव्स के हटाने से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उस एरिया में। सिडको ने फाइनली टेंडर निकाले फरवरी 2014 में। कम बिडर्स होने की वजह से डेडलाइंस को 2 बार एक्सटेंड किया गया, और फाइनली फरवरी 2017 में जीवीके लेड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ये बिड जीत ली। जीवीके ने सिडको को 12.6% शेयर ऑफर किया अपने रेवेन्यू का। इसके बाद एयरपोर्ट को ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर दिनकर पाटिल के ऊपर रखा गया। इसका प्री डेवलपमेंट वर्क 2017 में शुरू हुआ, जिसमें उल्वे हिल को फ्लैटन करना था, चैनल को 60 मीटर तक चौड़ा करना था। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइंस को भी शिफ्ट करना था। 10 विलेजेस को रिलोकेट करना पड़ा, जिसमें 2700 से ज्यादा हाउस होल्ड्स मौजूद थे। इसमें ज्यादातर फिशरमैन, फार्मर्स और दूसरे डे लेबरर्स मौजूद थे। इस एरिया की ज्योग्राफी अपने आप में चैलेंज थी। लो लाइंग कोस्टल लैंड होने के साथ इसमें 500 एकड़ के मैंग्रोव्स, 1000 एकड़ के मड फ्लैट्स और 250 एकड़ के फॉरेस्ट मौजूद थे। इसके अलावा कालुंदी और उल्वे रिवर बीच में से गुजरती थी। कनाल बर्ड सेंचुरी, थाने क्रीक वेटलैंड्स और पांजे वेटलैंड्स आसपास मौजूद होने की वजह से बर्ड्स को भी काफी थ्रेट था इसकी कंस्ट्रक्शन से। 2000 हेक्टेयर का लैंड चाहिए था कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें से 1400 हेक्टेयर सिडको के पास मौजूद था और 150 हेक्टेयर का स्टेट ओन लैंड था जो सिडको को दे दिया गया। उल्वे रिवर को डाइवर्ट किया गया एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर से, जिसके लिए एक चैनल बनाया गया 2019 में। साइट पर मौजूद उल्वे हिल को कट करके लेवल किया गया और पूरी एयरपोर्ट साइट को 5.5 मीटर से ऊंचा किया गया, उसी हिल से निकले सॉइल और रॉक की मदद से। इससे एयरपोर्ट में फ्लडिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, मगर आसपास के विलेजेस और पनवेल में पहले से ज्यादा फ्लडिंग देखने को मिली। इसको NH 348 और 348A से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा नए बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से ट्रैवलर्स नए एयरपोर्ट में जल्दी पहुंच पाएंगे, स्पेशली साउथ मुंबई रीजन से। इसके अलावा नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से भी कनेक्ट किया जाएगा और मुंबई मेट्रो की लाइन 8 से भी कनेक्ट करने के प्लान है डायरेक्टली CSMI एयरपोर्ट तक। इसके अलावा एक प्रपोज्ड मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर का स्टेशन भी इधर होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट पहले से 4 गुना बढ़कर अब हो गई है 16,700 करोड़ रुपए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इसको बनवा रही है। सितंबर 2019 में L&T को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 2021 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट खरीद लिया। लंदन बेस्ड ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया गया एयरपोर्ट T1 और ATC टावर डिजाइन करने के लिए। इसका पहला फेज 2025 में खुलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट में 17,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल एरिया होगा और 67,000 स्क्वायर मीटर का एप्रन एरिया। इसके अलावा 2 पैरेलल रनवेज होंगे 3.7 किलोमीटर लेंथ के और 60 मीटर वाइड। इसमें 3 इंटरकनेक्टेड टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगी, जिसके पहले फेज के बाद ये 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा फर्स्ट ईयर में, और सारे फेजेस बनने के बाद 9 करोड़ पैसेंजर्स को।
दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का बिगेस्ट एयरपोर्ट है 7 करोड़ पैसेंजर्स के साथ। इधर 4 एक्टिव रनवेज हैं 3 टर्मिनल्स के साथ। लेकिन ये देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट कैसे बन पाया, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अर्ली 1900s में। ये लुटियंस दिल्ली के सदर्न बाउंड्री पर बना था, जिसका नाम था विलिंगडन एयरफील्ड। ये एयरपोर्ट कम और ओपन फील्ड ज्यादा था, क्योंकि तब ग्रास रनवेज और टेंट्स को ही एयरफील्ड कहा जाता था। उस टाइम नए नए एयरप्लेन्स आए थे इंडिया में, और ज्यादातर तो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के ही थे, जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस करते थे। विलिंगडन एयरफील्ड नाम दिया गया लॉर्ड विलिंगडन के ऊपर, जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल बने इंडिया के। मगर इसके बाद भी 10 साल लग गए थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, जब पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई 1927 में। इस एयरफील्ड को एक छोटे से एरोड्रोम में कन्वर्ट कर दिया गया और ग्रासी रनवेज डर्ट रनवेज में बदल गए। अभी एसफॉल्ट और कंक्रीट के रनवेज तो काफी देर बाद आए थे। ये इंडिया का सेकंड एरोड्रोम था, मुंबई के जुहू एरोड्रोम के बाद। थोड़ा और कमर्शियलाइज हुआ और सर्विसेज स्टार्ट हुई। दिल्ली फ्लाइंग क्लब भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था 1928 में। ये क्लब बन गया रिच फ्लाइट एंथुसियास्ट के लिए, जो अपनी पर्सनल फ्लाइट्स लेते थे इस एरोड्रोम से। इन्हीं चीजों के लिए ये एरोड्रोम थोड़ा बहुत तो यूज होता रहा, लेकिन मेन यूजेज इसका स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब एयरफोर्स को इसकी जरूरत पड़ी। ये साउथ अटलांटिक फेरी रूट का भी एक पार्ट बन गया, जिसमें एलाइज की एयरफोर्स क्रिटिकल वॉर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। और क्योंकि उस टाइम प्लेन्स की रेंज भी थोड़ी सी होती थी, तो उनको हर थोड़ी देर में रुकना पड़ता था रिफ्यूल करने के लिए, इसलिए इतने सारे स्टॉप्स के साथ इस फेरी रूट को बनाया गया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इस एयरपोर्ट का काफी इस्तेमाल हुआ। उस टाइम ज्यादातर एयरफोर्स की फ्लाइट्स ही चलती थी, कमर्शियल फ्लाइट्स बहुत रेयर होती थी। इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी और एरिया भी काफी एक्सपैंड हो गया, जिससे एयरपोर्ट जो पहले बाउंड्री पर था, बिल्कुल बॉर्डर पर, अब वो बीच में आ गया। उसके आसपास सारी सिटी स्प्रेड आउट हो गई, नई नेबरहुड्स बनने लगे, जिससे एयरपोर्ट के ज्यादा एक्सपैंड करने की जगह बची नहीं। इसका नाम भी तब चेंज कर दिया गया विलिंगडन एयरपोर्ट से सफदरजंग एयरपोर्ट, पास के सफदरजंग टोम के ऊपर। ये दिल्ली का मेन एयरपोर्ट था और पैसेंजर फ्लाइट्स बढ़ने लगे इंडिपेंडेंस के बाद से। इतनी बढ़ गई कि 1962 में इसके सारे कमर्शियल ऑपरेशंस को शिफ्ट करना पड़ा नए पालम एयरपोर्ट में। इसमें बढ़ते ऑपरेशंस के साथ एक और रीजन था कि जो मॉडर्न जेट इंजन्स थे वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एफिशिएंट हो गए थे पहले वाले इंजन से। एयरक्राफ्ट के साइज भी काफी बड़े हो गए थे, ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते थे, तो उनको ज्यादा जगह भी चाहिए थी लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए। एक साइड नोट, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि पहले पुराने एयरपोर्ट्स में 2 या 3 रनवेज होते थे क्रॉस शेप में, जो बीच में इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे से। इसका मेन रीजन था कि जो पहले के प्लेन्स होते थे लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए ज्यादा क्रॉस विंड हैंडल नहीं कर पाते थे। पायलट्स को पहले मेजर करना होता था कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, फिर उस हिसाब से वो वाला रनवे यूज करते जो सबसे ज्यादा उनके लिए यूजफुल होता। तो तीनों में से एक ही रनवे यूज होता एक टाइम पे, लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर बेस्ड होता। 1962 में सारे कमर्शियल फ्लाइट्स को ज्यादातर पालम एयरपोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि 30 साल पहले खुला था 1932 में। ये भी तब एयरफोर्स बेस ही था। ये दिल्ली के साउथ वेस्टर्न बाउंड्री पे लाई करता है, द्वारका के पास। पहले इसमें भी 2 क्रॉस रनवेज होते थे, जिसमें से एक को टैक्सीवे में कन्वर्ट कर दिया गया और दूसरे को एक्सपैंड कर दिया गया। 1979-80 में 30 लाख इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने इसको इस्तेमाल किया। तब एक ही टर्मिनल होता था T1। ये इंक्रीज्ड डिमांड देखते हुए नया टर्मिनल बनाया गया T2, जो कि T1 से 4 टाइम्स बड़ा था एरिया में। ये 1986 में खुला, जब एशियन गेम्स होने वाली थी दिल्ली में। उसके बाद सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को T2 में शिफ्ट कर दिया गया और T1 भी कुछ साल बाद अपग्रेड हो गया, जिसके 3 पार्ट्स बन गए, T1A, B और C। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल ट्रैवल के बढ़ने से पैसेंजर नंबर्स ऐसे ही ड्रामेटिकली बढ़ते रहे IGI एयरपोर्ट में। जेट इंजन में इंप्रूवमेंट से अब रेंज सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, जिससे कई नई इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट्स भी ऐड हो गई लिस्ट में। एयर इंडिया और ऐसी दूसरी मेजर एयरलाइंस का हब रहा दिल्ली एयरपोर्ट, और इंटरनेशनल कैरियर्स जैसे पैन एम, ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने भी अपने प्लान्स में दिल्ली को सेंटर में रखा। इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन के बाद एयर ट्रैवल में एकदम से एक्सप्लोजन देखने को मिला और हर कोई बंदा ट्रैवल करने लग गया। इसका मतलब था एयरपोर्ट में और एक्सपेंशन की जरूरत है। एरोप्लेन्स भी इतने बड़े हो गए, नए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस A380 और बोइंग 747, इनको ज्यादा लंबे रनवेज की जरूरत पड़ी, 3.5-4 किलोमीटर लंबे। टर्मिनल्स में सुपर वाइड गेट्स भी बनाने पड़े इन बड़े एयरक्राफ्ट्स को अकोमोडेट करने के लिए। पैसेंजर्स की बात करें तो 2006-07 में T1 और T2 1.25 करोड़ पैसेंजर्स को ही हैंडल कर सकते थे, बल्कि वो कर रहे थे 1.65 करोड़, जो ऑलमोस्ट 30% ज्यादा है उससे। कंजेशन और बढ़ गई जब दूसरा रनवे खुला उसी साल, 3.8 किलोमीटर लंबा 1028। इसमें एयरक्राफ्ट मूवमेंट तो बढ़ी, लेकिन पैसेंजर मूवमेंट ज्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि T1 T2 काफी कंजस्टेड हो गए थे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत थी बहुत कम टाइम में, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी आने लगी थी। तो उन्हें भी एहसास होने लगा इस चीज का, और उन्हें फिर प्राइवेट कंपनीज का सहारा लिया नए टर्मिनल्स और रनवेज बनाने के लिए, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होने थे। इसलिए 2006 में दिल्ली एयरपोर्ट के राइट्स को DIAL कंसोर्शियम को बेच दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सिमिलरली मुंबई एयरपोर्ट के राइट्स को जीवीके ग्रुप को बेच दिया गया। डायल कंसोर्शियम जब बना तो इसमें 4 मेजर स्टेक होल्डर्स थे, जीएमआर ग्रुप, फ्रैपॉर्ट, मलेशिया एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 9 साल बाद मलेशिया एयरपोर्ट ने अपना स्टेक बेच दिया जीएमआर ग्रुप को 505 करोड़ रुपए में, जिससे अब जीएमआर के पास 64% स्टेक है डायल में। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आईजीआई में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, जिसमें एक नया टर्मिनल T3 और 3rd रनवे भी खुल गया एयरपोर्ट में 2010 तक। ये नया टर्मिनल रिकॉर्ड टाइम 37 मंथ्स में पूरा कर दिया गया और इसके खुलने के बाद पूरे एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़कर हो गई 3.4 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। इस टर्मिनल और रनवे को बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए लगे। इसके अलावा दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे भी खुला उसी टाइम के अराउंड, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच नॉन स्टॉप कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट के पास से ही निकलता है, इसलिए मल्टीपल अप्रोच रैंप्स बनाए गए उससे कनेक्ट करने के लिए। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इतने अपग्रेड्स किए गए कुछ सालों के अंदर, और खुलने के बाद T3 दुनिया का 8th लार्जेस्ट टर्मिनल बन गया। सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर इधर शिफ्ट कर दी गई T1 और T2 से। इसके अगले साल 2011 में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी खुल गई T3 तक, जो कि देश में पहली ऐसी एयरपोर्ट एक्सप्रेस बन गई। न्यू रनवे और टर्मिनल बनने से ये फायदा हुआ कि पहले से कई ज्यादा लोग एयर ट्रैवल करने लग गए, जिनमें से मेजॉरिटी लोग पहली बार प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। ऐसा इसलिए देखने को मिला क्योंकि पहले से कई ज्यादा फ्लाइट्स अब ऑपरेट कर सकती थी एक एयरपोर्ट से, जो कि पहले कुछ प्लेयर से डोमिनेट करते थे। डिमांड को देखते हुए नई एयरलाइंस भी आई इंडस्ट्री में, जिससे कंपटीशन बढ़ा और टिकट प्राइसेस गिरते चले गए। इसके अलावा कई नए एयर रूट्स भी बने जो कि पहले इतने ज्यादा वेल कनेक्टेड नहीं थे। नए लो कॉस्ट कैरियर्स जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट ने इसका काफी फायदा उठाया। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अर्ली 2000s में दिखा गया, जो कि अभी तक कंटिन्यू होता आ रहा है कुछ हद तक। T3 खुलने के बाद T2 को भी रेनोवेट किया गया 2010s में। उसके बाद अभी T1 का रेनोवेशन चल रहा है, जिसमें सारे पुराने छोटे टर्मिनल्स T1 A, B, C और D को कंबाइन करके एक बड़ा टर्मिनल बनाया जा रहा है इस इंटरेस्टिंग गिटार शेप में। इसके नेक में गेट्स होंगे एरो ब्रिजेस के साथ, जहां प्लेन्स पार्क करेंगे, और बेस में एंट्री एग्जिट होगी टर्मिनल की। पूरा बनने के बाद 4 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा सिर्फ ये टर्मिनल। कोविड में 2 साल एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन 2022 से इतनी स्पीड से डिमांड बढ़ी है जो एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए T1 की रेनोवेशन और नया 4th रनवे जो बनाने का काम था वो बहुत स्पीड से किया गया कोविड कॉज्ड डिलेज के बाद। 4th रनवे तो पिछले महीने ही खुल गया है। अब टोटल फ्लाइट कैपेसिटी 1500 से 2000 फ्लाइट्स पर डे तक हो गया है। इसके अलावा 2 एलिवेटेड टैक्सीवेज भी खुले हैं, जिससे प्लेन्स रोड को क्रॉस कर पाएंगे इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर की मदद से। ये ऐसा पहला स्ट्रक्चर है इंडिया में। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पहले अगर किसी प्लेन को सदर्न रनवे से नॉर्दर्न टर्मिनल या फिर नॉर्दर्न रनवे से सदर्न टर्मिनल में आना होता था, तो उनको इस वेस्टर्न टैक्सीवे के थ्रू जाना पड़ता था, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ाता था। आईजीआई एयरपोर्ट 5200 एकड़ में फैला हुआ है और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में 2009 से। 2022-23 में 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट था वर्ल्ड में 5.9 करोड़ पैसेंजर्स के साथ, और ये इंडिया का बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट भी है। लगभग 9 लाख टन कार्गो ट्रांसपोर्ट हुआ था इससे 2022 में। वैसे तो आईजीआई वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो पार्ट्स में डेवलप हुआ था तो इसलिए कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है सारे टर्मिनल्स के बीच। जैसे T1 और T3 के बीच एयर साइड कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कोई इंटरनेशनल पैसेंजर अगर दिल्ली में आ रहा है तो उसको पहले इमिग्रेशन क्लियर करनी पड़ेगी आगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जाने के लिए। कई कनेक्टिंग पैसेंजर्स को ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है अगर उनकी दोनों फ्लाइट्स अलग अलग टर्मिनल से ऑपरेट करती हैं। अगर इमिग्रेशन करने के बाद कोई पैसेंजर दूसरे टर्मिनल में जाना भी चाहे तो इंटर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट काफी लिमिटेड है। बस शटल प्रोवाइड की गई है तीनों टर्मिनल्स के बीच, जो हर 20 मिनट में चलती है। जहां T2 और T3 काफी पास में है, T1 तक जाने के लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं ट्रैफिक सिचुएशन के हिसाब से। फ्यूचर में इन तीनों टर्मिनल्स को एयर ट्रेन से कनेक्ट करने का भी प्लान है, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ। ना सिर्फ दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट पूरे नॉर्थ इंडिया का मेजर इंटरनेशनल हब है। वर्ल्ड वाइड 141 डेस्टिनेशंस में डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं इधर से 51 कंट्रीज में, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से ज्यादा। इसलिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड के पैसेंजर्स आते हैं इधर ट्रेन, बसेस और टैक्सी से इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। तो आईजीआई एयरपोर्ट से थोड़ा ट्रैफिक कम करने के लिए सारी मेजर स्टेट कैपिटल्स में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने चाहिए जो कि ज्यादा फ्लाइट्स हैंडल कर पाएं। इससे लोगों को दिल्ली तक नहीं आना पड़ेगा और अपनी स्टेट से डायरेक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले सकेंगे। तो सफदरजंग बंद पड़ा है, हिंडन में कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स अभी चल नहीं रही और आईजीआई एयरपोर्ट में और एक्सपैंड करने की जगह नहीं है, तो फिर क्या करें? और अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की कैपिटल्स में एयरपोर्ट बनाने का काम नहीं चल रहा तो एनसीआर में एक और एयरपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी। अगर एस्टिमेट्स की माने तो इंडिया का एयर पैसेंजर ट्रैफिक 7% से एनुअली ग्रो करेगा, यानी 20 साल में डबल हो जाएगा। इसका मतलब है जहां दिल्ली एयरपोर्ट से 6-7 करोड़ पैसेंजर्स हर साल ट्रैवल करते हैं, वही फिगर 20 साल में हो जाएगी 13-14 करोड़ पैसेंजर्स। आईजीआई तो अभी ही पीक टाइम्स में कंजस्टेड हो जाता है, जैसे पिछले साल सुनने को मिला था कि कई लोग घंटों खड़े रहे थे लाइंस में और कईयों की फ्लाइट्स भी छूट गई थी T3 से। इंडियन एयरलाइंस भी इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए बड़े कदम ले रही है। पिछले साल जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा तो उन्होंने 500 जेट्स ऑर्डर किए एयरबस और बोइंग से, जो $100 बिलियन कॉस्ट करेंगे, यानी 8,20,000
करोड़ रुपए। इसमें 400 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे और 100 वाइड बॉडी, जिसमें एयरबस A350, बोइंग 737 और बोइंग 787 भी हैं। इंडिगो ने भी जून 2023 में 500 एयरबस A320 नियो फैमिली का ऑर्डर दिया 4,50,000 करोड़ रुपए में, जो कि इसे दुनिया में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर बना देता है सिंगल एयरलाइंस द्वारा। इनकी डिलीवरीज 2024 में शुरू होकर अगले 10-15 सालों में पूरी होंगी। ऑलरेडी इंडिगो के पहले वाले ऑर्डर्स के 400 प्लेन्स आने अभी पेंडिंग है। ये 500 मिलाकर वो 900 प्लेन्स पार कर गए हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। तो अगर एयरलाइंस इतने बड़े ऑर्डर्स दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि कई और एयरपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी देश को इतने सारे एयरक्राफ्ट्स को हैंडल करने के लिए। देश की हर स्टेट कैपिटल को मेजर इंटरनेशनल हब के रूप में डेवलप करना चाहिए, जिससे ट्रैफिक काफी स्प्रेड आउट हो जाएगा, दिल्ली में इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो अगर एनसीआर में नया एयरपोर्ट बनाना ही है तो वेस्टर्न साइड नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी IGI है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर हिंडन है, तो साउथ ईस्टर्न साइड एक अच्छा ऑप्शन बचा। ग्रेटर नोएडा में भी जगह थी एयरपोर्ट बनाने की, लेकिन फ्यूचर में 6 रनवेज तक एक्सपैंड करने में काफी मुश्किल हो जाता, प्लस वहाँ का लैंड भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता। इसलिए जेवर को चूज किया गया। थोड़ा दूर जरूर है सिटी से, लेकिन वेस्टर्न यूपी के पूरे रीजन के लिए एक्सेसिबल होगा। वैसे भी दिल्ली के ईस्टर्न साइड पर ही ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और यूपी के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर से ज्यादा दूर नहीं है। जेवर एयरपोर्ट को पहली बार 2001 में प्रपोज किया था, तब की यूपी गवर्नमेंट ने ताज इंटरनेशनल एविएशन सेंटर के रूप में। इसको 2007-8 में बनाया जाना था, लेकिन GMR ने इसके प्लान्स को अपोज किया। उनका कहना था कि IGI से सिर्फ 87 किलोमीटर दूर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से IGI पे ट्रैफिक और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। जब नई यूपी गवर्नमेंट बनी 2012 में, तो उन्होंने इसे शिफ्ट करने का सोचा इत्मादपुर विलेज, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आगरा के पास। उन्होंने इसके लिए लैंड भी एलोकेट कर दिया था 2014 में, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे दोबारा शिफ्ट कर दिया जेवर में। अगले साल 2017 में यूनियन चीफ सेक्रेटरी फॉर एविएशन ने यूपी गवर्नमेंट को वार्न किया कि वो प्लानिंग प्रोसेस जल्दी से पूरा कर दे, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट भी यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मांग रहा था अपने एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वो NCR रीजन को सर्व कर सके, जिससे दोनों एयरपोर्ट्स की इन्वेस्टमेंट में डाइल्यूटेड रिटर्न्स देखने को मिलते, क्योंकि ट्रैफिक स्प्रेड आउट हो जाता दोनों में। तभी जल्दी से जेवर एयरपोर्ट की लैंड एलोकेशन शुरू हो गई और 2019 में फ्लुगहाफन ज्यूरिक AG, जो ज्यूरिक एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं स्विट्जरलैंड में, उन्होंने 40 साल का टेंडर जीत लिया नोएडा एयरपोर्ट को बनाने और ऑपरेट करने के लिए। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई इस एयरपोर्ट को बनाने, ऑपरेट और मैनेज करने के लिए, जिसका नाम दिया गया यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। GMR के पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल था कोई भी नया एयरपोर्ट बनने के लिए जो 150 किलोमीटर से कम दूरी पर बने IGI से। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से GMR उस एयरपोर्ट पर बिड कर सकते और उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता अगर उनकी बिड हाईएस्ट बिडर से 10% कम भी होती तो। लेकिन फ्लुगहाफन ज्यूरिक ने जीत ली बिड। हालांकि विनिंग बिड का नंबर उन्होंने पब्लिक नहीं किया, लेकिन हमें इतना पता है कि एयरपोर्ट खुलने के 6ठे साल से फ्लुगहाफन एक फिक्स्ड फी देगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को हर पैसेंजर के लिए। ऐसी ही कुछ पिछली डील से हम अंदाजा लगा सकते हैं 150-200 रुपए पर पैसेंजर की फी दी जाएगी गवर्नमेंट को एयरपोर्ट खुलने के 6 साल बाद से, और बाकी सारा रेवेन्यू ऑपरेटर अपने पास ही रखेगा। फ्लुगहाफन ज्यूरिक के 8 एयरपोर्ट्स हैं साउथ अमेरिका में, और अब वो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। नोएडा एयरपोर्ट के प्लान के हिसाब से पूरे एयरपोर्ट को 4 फेजेस में बनाया जाएगा। इसके फेजेस में कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग फेजेस दिए गए हैं। हम मोटा मोटा 4 फेजेस लेके चलेंगे। फेज 1 में 2 स्टेजेस हैं, जिसमें पहले सिर्फ आधा टर्मिनल खुला जाएगा 1.2 करोड़ पैसेंजर कैपेसिटी के साथ। फिर उसके अगले साल बचा हुआ टर्मिनल भी खुल जाएगा, जिससे टोटल टर्मिनल की कैपेसिटी हो जाएगी 3 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। टर्मिनल 1 22 एकड़ एरिया में फैला होगा नॉर्दर्न साइड पर एक ईस्ट वेस्ट अलाइन रनवे के साथ 1028। इसमें फेज 1 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और अगले साल तक इसका फर्स्ट स्टेज खुलने की उम्मीद है। उसके बाद फेज 2 बनाया जाएगा, वो भी 2 स्टेजेस में जैसे फेज 1 होगा, एक नया रनवे और टर्मिनल को भी 2 हिस्सों में ओपन किया जाएगा। टोटल दोनों फेजेस को बनाने के लगभग 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे और टोटल कैपेसिटी 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। फिर इसके कुछ सालों बाद जब ऐसा लगेगा कि डिमांड है और इसे और एक्सपैंड किया जा सकता है, तो इसके फेज 3 और फेज 4 पर काम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 4 नए रनवेज और 2-3 नए टर्मिनल्स खुलेंगे। 12 करोड़ पैसेंजर्स तक कैपेसिटी हो जाएगी 2040-50 तक। हाँ, ये बहुत दूर फ्यूचर का प्लान है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा या बीच में रुक जाएगा। तो अभी सिर्फ ये दोनों फेजेस ही प्लान है। फेज 3 और 4 ज्यादातर मार्केटिंग का ही पार्ट है। एक सेकंड के लिए अगर सोचें कि 6 रनवेज बन गए तो ये दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली तब तक और भी एयरपोर्ट्स बन चुके होंगे इससे भी बड़े। प्रेजेंटली सिर्फ USA के शिकागो और डैलस एयरपोर्ट्स के 8 और 7 रनवेज हैं, और एम्स्टर्डम, डेनवर, डिट्रॉइट और बॉस्टन एयरपोर्ट्स सबके 6 रनवेज ही हैं। नोएडा एयरपोर्ट को पास के यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और नोएडा मेट्रो की एक नई लाइन बनाने का भी प्लान है, एक्वा लाइन के नॉलेज पार्क 2 स्टेशन से एयरपोर्ट तक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा मेंबर बनना कंसिडर करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और वीडियोस बनाते रह पाएंगे। या तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या हमारे बनाए मैप्स खरीदकर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।